जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि पिछले वीडियो में आप सबके लिए हम यहाँ पे 60 प्रश्न कंप्लीट कर दिए थे। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सीरीज वाइज सीरीज हम प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें कि ऐसे ही प्रश्न जो है आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी आईटीआई के एक स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले वीडियो हमारा नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम 61 से यहाँ पे आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपको सीबीटी में देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है 61 प्रश्न है, और यहाँ पे बताया जा रहा है प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या फिर पंचर होना चाहिए। तो आपके पास देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: पराविद्युत, शंट व प्रतिरोध, यांत्रिक सामर्थ्य या गैर अवशोषण। इसके लिए 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध का वह गुण क्या होता है जो उच्च वोल्टेज के आने पर जो है टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। तो ये जो है परावैद्युत होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध का वह गुण होता है जो परावैद्युत होता है, ठीक है, जिसे अधिक वोल्टेज आने पर जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये परावैद्युत गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। किस यहाँ पे ये सारे जो है यहाँ पे मिश्र धातु दिया गया, इनमें से किसी का प्रयोग जो है कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है कीमती इस्पात का जो है उपकरण बनाने के लिए इनवार इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनवार स्टील का जो है यहाँ पे कीमती उपकरण बनाया जाता है। याद रखिएगा कीमती उपकरण बनाने के लिए जो है इनवार इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। जो रेती बनाया जाता है और छेनी बनाया जाता है उसके लिए इनमें से किस जो है मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रेती और कोल्ड ड्रिंक छेनी बनाने के लिए जो है यहाँ पे जो है क्या किसका प्रयोग किया जाता है, उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है, जिससे कि रेती और छेनी बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे वस्तुओं में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या बोला जाता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या होने वाला है। तो किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को जो है उसका द्रव्यमान बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा वो कौन सा बल है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर भार है, ठीक है। ये इसके कारण जो है कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई के आयतन को क्या बोला जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को जो है उसका घनत्व बोला जाता है, डेंसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया गया है पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, पदार्थों के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व के अनुपात को क्या बोला गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए पदार्थों का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो है वो विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है, जिस वस्तु में सिर्फ परिमाण होता है उस वस्तु को क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। बताइए जिस वस्तु में सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है उस वस्तु को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक है, जिस वस्तु में परिमाण होता है दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है यदि वस्तु में परिमाण और वेग यानी कि परिमाण के साथ साथ यहाँ पे दिशा भी दिया हो तो उसे क्या कहा जाता है, कौन सी राशि कहा जाता है। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिशा और परिमाण दोनों साथ में रहे तो इसे सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है। तो किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया गया है यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। कोई वस्तु जो है अपने परिवेश के क्रम में जो अपनी स्थिति को बना के रखता है तो उसे क्या बोला जाता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वस्तुओं का विश्राम में होना सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपना स्थिति जो है परिवर्तन करता है तो उस वस्तु को क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वस्तु का गति में होना समझा जाता है। ठीक है, कोई वस्तु जब गति में रहेगा तो अपनी अवस्था को जो है वो चेंज कर लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे उस वस्तु का वेग पूछ रहा है जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी को तय करता है। तो हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, हमारे पास दूरी बटे टाइम होता है। ठीक है, तो वेग हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस जो है 168 मीटर दिया गया है और टाइम देखिए यहाँ पे 21 सेकेंड दिया गया है। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे कटाएंगे तो हमारे पास 21 अठे यहाँ पे देख सकते हैं 8 बार में कट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय होता है। ठीक है, याद रखिएगा दूरी बराबर चाल गुना समय। इस फॉर्मूले पे यहाँ पे बैठेगा तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकेंड में 120 लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है लंबी ट्रेन की चाल पूछा गया है, गति पूछा गया। ठीक है, तो गति बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 180 मीटर लंबी ट्रेन है और प्लस में स्टेशन की यहाँ पे देखिए 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो है अपनी ट्रेन अपनी भी दूरी तय करती है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे समय जो है हमारे पास 20 सेकेंड का दिया गया है। तो 120 और 80 जोड़ेंगे तो 200 और यहाँ पे जो है हमारे पास 20 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसको जो है यहाँ पे हमारा जो आंसर दिया गया वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करने के लिए हमें किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 18/5 से हमें यहाँ पे
गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 यहाँ पे देख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा जो है उस ट्रेन की क्या हो जाएगा, उस ट्रेन की चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 किलोमीटर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो कर रहा है, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है? तो किसी वस्तु के त्वरण की इकाई को क्या बोला जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वस्तु के त्वरण की इकाई जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, एक इकाई समय में किया गया कार्य को क्या बोला जाता है? तो एक इकाई समय में किया गया कार्य को शक्ति बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को जो है वो ऊर्जा बोला जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब क्षमता दिया रहे तो ऊर्जा याद रखिएगा। और यहाँ पे जैसे कि पूछा गया था इकाई समय में किया गया कार्य क्या है, तो शक्ति याद रखिएगा। ठीक है, जब इकाई समय में जो कार्य किया जाता है उसको शक्ति बोलते हैं, और जब यहाँ पे इकाई समय में किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा बोलते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कहा गया, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? तो देखिए शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट के अनुपात को क्या बोला जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इफिशियंसी, दक्षता जो है शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है या खिसकाती है तो उसे क्या बोला जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसे यहाँ पे जो है जूल बोला जाता है। ठीक है, 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर अगर लगती है तो वह वस्तु अगर कितनी भी दूरी पर जो है वो चलती है या फिर खिसकती है तो उसे 1 जूल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और यहाँ पे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 1 जूल के कितने अर्घ होते हैं? तो 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 जूल में 10 पे पावर 7 अर्घ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 पे पावर 7 अर्घ होते हैं। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।